Hello all, welcome to JSG Economics class. Today's I will give the lecture on theory of production and cost. YouTube में ये मेरा लेक्चर 9 है, बट इस यूनिट का theory of production and cost का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है. सबसे पहले आप देख रहे हैं, चूंकि हम लोग theory of production पढ़ रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या है. प्रोडक्शन को अगर एक आम भाषा में पूछा जाए कि प्रोडक्शन क्या है तो जनरली कहा जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना ही प्रोडक्शन है. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में एक छोटा सा डिफरेंस है. मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जब हम रॉ मटेरियल से कुछ फिनिश्ड गुड बनाते हैं. फॉर एग्जांपल वुड है, वुड से अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं तो एक फिनिश्ड गुड बन रहा है, तो वुड रॉ मटेरियल हो गई और टेबल एक फिनिश्ड गुड हो गया. तो ये कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग. लेकिन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, अगर एक अच्छे ब्रॉड इसको वे में समझा जाए तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज इज नोन एज प्रोडक्शन. जब यूटिलिटीज का क्रिएशन हो तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन गुड्स का भी होता है और प्रोडक्शन सर्विसेज का भी होता है. अब ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. तो आपको पता है जब किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ लेबर, कैपिटल, सब लैंड कुछ यूज करके ही हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं. ऐसे हवा में तो किसी चीज का प्रोडक्शन होता नहीं है. तो जो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको ही कहा जाता है इनपुट, फिजिकल इनपुट. तो इन सब इनपुट को यूज करके ही कुछ यूटिलिटीज, कुछ गुड्स बनाई जाती हैं, जिसमें कि कुछ यूटिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से ही उसका डिमांड की जाती है. तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. मैंने बताया इनपुट किसको कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को. और इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. कुत्सियोनिस की एक डेफिनेशन है बड़ी अच्छी सी, द प्रोडक्शन फंक्शन इज प्योरली अ टेक्निकल रिलेशन विच कनेक्ट्स फैक्टर इनपुट एंड आउटपुट. तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन टेक्नोलॉजी. ये बेसिकली हम जब भी प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम टेक्नोलॉजी को गिवन मान लेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन तो देखिए किस किस तरह से बढ़ सकता है. एक तो हम एक एग्जांपल लेते हैं एक फार्मर का. तो फार्मर जो फार्मिंग कर रहा है, अगर उसके पास एक लैंड का टुकड़ा है और उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, या तो वो लैंड को बढ़ाए, या तो उस लैंड में जो भी फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, लेबर्स यूज कर रहा है, सीड्स यूज कर रहा है, इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है उनको अगर वो बढ़ा दे तो भी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है उसी लैंड पे. और एक और तरीका है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करने लग जाए. एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, उसी लैंड पे वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है. तो ये 3 वेज हैं जिससे वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है. जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो इस रिस्पेक्ट में करते हैं कि टेक्नोलॉजी गिवन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता. अब हम आते हैं कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाते हैं उसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं. ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, क्योंकि शॉर्ट रन इतना कम टाइम पीरियड होता है कि सभी फैक्टर्स को बढ़ाया नहीं जा सकता. तो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं. फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है, 1000 यूनिट्स अगर उससे प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो चाहे 0 ही यूनिट का प्रोडक्शन क्यों ना हो रहा हो, 4, 5, 10, 20, 30, 40 जो भी हम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, फिक्स्ड फैक्टर हमेशा फिक्स रहेंगे. वो चेंज इन आउटपुट के साथ चेंज नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट रन में हम कम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो भी फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. जब तक कि अगर उसकी कैपेसिटी 1000 यूनिट्स तक है तो 1000 यूनिट्स तक वो फैक्टर फिक्स्ड होंगे. वेरिएबल फैक्टर जो कि चेंज होते रहते हैं आउटपुट में चेंज के साथ. और जब आप आउटपुट 0 है तो वेरिएबल फैक्टर भी क्या होगा, 0. तो ये कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाना होता है वैसे वैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं. तो शॉर्ट रन में हम मान लेते हैं कि लैंड को या कैपिटल को हम मान लेते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर है, उसको हम एकदम से नहीं बढ़ा सकते, लैंड को, कैपिटल को. और वेरिएबल फैक्टर्स में हम लेबर्स को ले सकते हैं. जैसे कि अगर हमें अगर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो सपोज हम 100 लेबर्स ले रहे हैं, अगर 2000 लेनी है तो हम लेबर्स को बढ़ा सकते हैं. तो ये लेबर क्या होंगे, वेरिएबल फैक्टर होंगे. और जिस लैंड पे प्रोडक्शन हो रहा है उस लैंड को हम मान लेते हैं फिक्स्ड फैक्टर. तो प्रोडक्शन फंक्शन की स्टडी हम 2 तरह से करेंगे, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. जब हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल
प्रपोर्शन। और जब लॉन्ग रन की बात करते हैं, चूंकि लॉन्ग रन बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं रह जाता है, तो उसमें क्या है, लैंड को भी आप बढ़ा सकते हैं, कैपिटल भी जितनी चाहे अरेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन ऐसा है कि टाइम बहुत होता है, इसलिए सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है रिटर्न्स टू स्केल। तो जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से होगा, और जब रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं तो इसका मतलब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन से होगा। अगर इसको समीकरण के रूप में देखा जाए तो देखिए क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल इसमें क्या है, फिक्स्ड है, और लेबर वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, तो जब लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन से कोई चीज का प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है और किस तरह से कम होना शुरू होता है उसको हम स्टडी करेंगे टोटल, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट के थ्रू। अब ये टोटल प्रोडक्ट क्या है, तो जो भी फिक्स्ड लैंड और कैपिटल को जैसे जैसे फिक्स्ड लैंड के साथ, फिक्स्ड कैपिटल के साथ जैसे जैसे लेबर को हम इंक्रीज करते चले जाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन एक लेवल तक तो बहुत तेजी से बढ़ता है। यानी जो प्रपोर्शन है, जिस प्रपोर्शन में हम लेबर को बढ़ा रहे हैं उस प्रपोर्शन से ज्यादा तेजी से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। एक पॉइंट के बाद उसका बढ़ने का जो स्पीड है वो कम हो जाता है, बढ़ता तो रहता है लेकिन उसकी स्पीड, जिस स्पीड में, जिस रेशियो में लेबर बढ़ाया जा रहा है उस रेशियो में नहीं बढ़ता है, उसका रेशियो बढ़ने का स्लो हो जाता है। और पीक पर पहुंचने के बाद जो टोटल प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है। हम आपको इस टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यूनिट्स ऑफ लेबर क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। और अगर आपको बगल में लैंड भी लिखना है तो लिख लीजिए, और लैंड वो फिक्स्ड होता है तो हर में एक ही, जैसे 1 लिखना है तो 1 1 लिखते जाइए। फिक्स्ड लैंड के साथ जब जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो टोटल प्रोडक्टिविटी है 50, 90, 120, 140, 150, 150 और 147, आपको टेबल में देखने से पता लग रहा है कि 50 से 90 के बीच का जो गैप है कितना है, 40 का, फिर 30 का। यानी कि जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीजिंग रेट। वो आपको इस ग्राफ के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। टेबल तो आप कुछ भी बना सकते हैं। इस ग्राफ में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैंने एक्स एक्सिस पे लेबर को लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने टोटल आउटपुट को दिखाया है। इसको टोटल फिजिकल आउटपुट भी कहा जाता है। ठीक है, Q1 पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। यहाँ तक क्या हो रहा है, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग रेट। यानी जिस रेशियो में हमारा लेबर बढ़ रहा है, मेरा कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल के साथ OL1 लेबर को जब हम यूज करते हैं तो Q1 L1 के बराबर हमारा प्रोडक्शन होता है। और फिर आगे हम जैसे जैसे लेबर बढ़ाते चले जाते हैं हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। Q1 के बाद जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो धीमी गति से बढ़ती है, यानी टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। और Q2 पॉइंट पे हम देखते हैं कि Q2 पॉइंट के बाद Q2 से Q3 का स्टेबल पॉइंट है, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं 150 150, यानी कि जो टोटल प्रोडक्टिविटी है अपने पीक पे पहुंच जाती है और पीक पर पहुंचने के बाद वो स्टार्टेड डिक्लाइन, जैसे कि आप टेबल में देखिए 146.7 हो गया। यानी कि टोटल प्रोडक्टिविटी जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है उसके बाद टोटल प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाती है। तो टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी वो होती है कि जब फिक्स्ड कैपिटल के साथ जैसे जैसे लेबर को हम इंक्रीज करते चले जाते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी पहले तो इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेज विद द डिक्रीजिंग रेट, एंड आफ्टर द हाईएस्ट पॉइंट और द मैक्सिमम पॉइंट इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ठीक है, अब शिफ्ट्स इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, शिफ्ट्स कैसे होते हैं, जैसा कि आपने बताया था कि जो टोटल प्रोडक्टिविटी, हालांकि ये केवल मैंने एक ही बनाया है घटती हुई दर से, इसलिए क्योंकि जो है आपको समझने में इजी हो जाए। अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरह से भी बना के इसको तीनों उसमें दिखा सकते हैं। ये शिफ्ट कब करता है, मेरा बताने का उद्देश्य केवल ये है कि जब हमने कहा था कि हम फिक्स्ड कैपिटल के साथ लेबर को बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जब हम कैपिटल को भी बढ़ाते जाएं लेबर के साथ साथ, तब ये अपवर्ड की ओर शिफ्ट करता चले जाता है। ठीक है, तो ये कब ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, जब दोनों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल हो जाए। उसके बाद आता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। क्या होता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, होता है बेसिकली Q/L, यानी कि जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जितने लेबर्स यूज हो रहे हैं उसी को कहा जाता है एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। तो देखिए TPP से भी हम इसको APP को निकाल सकते हैं। आपको इस ग्राफ में और अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिए जब भी TP हमने कहा था इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, जब तक वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, तो हम देख रहे हैं जो स्लोप है वो इंक्रीज करता जा रहा है। और स्लोप से हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पे आपने ले लिया लेबर नीचे एक्स एक्सिस पे और ऊपर हमने ले लिया टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट जब हम Q1 L1 हमारा टोटल प्रोडक्ट है, तो
Q1 L1 बाई ओ L1 क्या हो गया, एवरेज प्रोडक्ट। इसी तरह Q2 बाई L2 अपॉन ओ L2 क्या हो गया, एवरेज प्रोडक्ट इस पॉइंट पे। फिर Q3 बाई L3 अपॉन ओ L3 क्या हो गया, एवरेज प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक, जहां तक टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेट है, वहां तक एवरेज प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है। उसके बाद जब व्हेन इट स्टार्ट्स व्हेन इट इंक्रीजेज बट अ डिक्रीजिंग रेट, उस समय हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाती है। तो आप जब स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने का तरीका क्या है, जो यहाँ पे जीरो से आप जब इसको लाइंस टच कराएंगे, जहां पे आपका टोटल प्रोडक्टिविटी है वहां तक आप लाइन टच कराएंगे, तो आप देखेंगे जो इसका स्लोप है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जो टीपी है वो स्टार्ट्स इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद से वो इंक्रीज करने लग जाता है डिक्रीजिंग रेट से, वहां तक एवरेज प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करती है, उसके बाद वो डिक्रीज करने लग जाती है। तो फॉर्मूला आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, Q बाई L। तो किसी भी प्रोडक्शन लेवल पे जब हम जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको कितनी लेबर यूज हुए उससे जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकल आती है। ठीक है, अब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होता है, तो ये चेंज को दिखाता है कि टोटल प्रोडक्शन में चेंज, लेबर में चेंज की वजह से टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया 10 यूनिट्स ऑफ लेबर और 1 मशीन से अगर हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मशीन चूंकि हमने माना है कैपिटल को फिक्स्ड, अभी भी 1 ही मशीन है, लेकिन अगर 11 यूनिट्स ऑफ लेबर को हम यूज करते हैं, यानी 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर और अगर हम लगाते हैं, तो प्रोडक्शन में मेरा कितना चेंज हुआ, 100 से 110 यूनिट। यानी कि जो 10 यूनिट्स का ये चेंज आया है प्रोडक्शन में, चेंज इन प्रोडक्शन हो गया डेल्टा क्यू, चेंज इन लेबर हो गया जो 10 से 1 यानी 1, चेंज इन लेबर को से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है। इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मे इनिशियली राइज मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट due to the rise in the TP curve. When TP curve increases at increasing rate, MP and AP both increases. But after when TP increases with the decreasing rate, MP and AP starts to decline. तो यही है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें कि क्या है कि टीपी जब इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग रेट, तब तक हमारा एमपी और एपी दोनों इंक्रीज करता है। उसके बाद जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट, जब टीपी स्टार्ट्स इंक्रीजेज विद द डिक्रीजिंग रेट, यानी ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद जब टीपी इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट, तो एमपी और एपी हमारे क्या होते हैं, कम होने लग जाते हैं। और जब ये पीक पे होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे टीपी होता है, उस समय हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। अब इसको हम आगे बताते हैं आपको 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर हम इस पूरे ग्राफ को देखें तो इसमें 3 स्टेज हमको दिख रही है। ठीक है, वो 3 स्टेज कौन कौन सी हैं उसको हम बताते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हम फिक्स्ड कैपिटल के साथ जैसे जैसे लेबर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारा जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रहा है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। और जब ये इंक्रीज कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी क्या है, वो बढ़ रही है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़कर क्या हो रही है, मैक्सिमम पे पहुंच जा रही है। जब ये इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग रेट जिस पॉइंट तक, वहां तक हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, बढ़ रही है और बढ़कर वो हाईएस्ट पे पहुंच जा रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्टिविटी अभी भी इंक्रीज कर रही है बट उसकी बढ़ने की जो गति है वो धीमे हो गई है। तब हम देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी वो क्या है, पॉजिटिव है और एवरेज प्रोडक्टिविटी से ज्यादा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज कहां पर एंड हो रही है, जहां पर टीपी इज नहीं सॉरी इन द फर्स्ट स्टेज व्हेन एमपी इज डिक्लाइनिंग इवन देन इट इज ग्रेटर देन एपी। फर्स्ट स्टेज में हम देख रहे हैं जो एमपी है वो एपी से ज्यादा है और एमपी अपने पीक पर पहुंच जाता है, वहीं तक फर्स्ट स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज में क्या है, अभी भी क्या है, ये स्टेज सेकेंड स्टेज है जहां पे टीपी इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से कर रहा है। और सेकेंड स्टेज में आप देखिए कि सेकेंड स्टेज में ही एपी भी क्या हो रहा है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। उसके बाद एपी भी डिक्लाइन करने लग जाता है। लेकिन सेकंड स्टेज कहां पर एंड होती है, वो एंड होती है वहां पर जबकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है और टीपी जो है मैक्सिमम हो जाती है। तो सेकंड स्टेज, ये पूरी स्टेज सेकंड स्टेज है, यहाँ पर टीपी इंक्रीज करते 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 तब तक वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से, जब तक कि वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। और एंड वहां पे होती है जहां पर टोटल प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट हो जाती है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वहीं पे हमारी 0 हो जाती है। उसके बाद इसी को कहते हैं
स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। उसके बाद क्या है कि इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद जैसे जैसे हम फिक्स्ड कैपिटल के साथ लेबर को बढ़ाते जाते हैं, हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होने लग जाती है। और जब टोटल प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी नेगेटिव में चली जाती है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड स्टेज को क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। एमपी और एपी बोथ डिक्लाइंस बट पॉजिटिव, लेकिन सेकेंड स्टेज में भी क्या है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। एट द एंड ऑफ द स्टेज एमपी इज 0। ठीक है, एमपी 0 हो जाती है, लेकिन क्या है, फिर भी एमपी और एपी दोनों पॉजिटिव है। टीपी इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट टिल रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। दिस इज स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, यहां पर क्या है, सेकेंड स्टेज, ये पूरी स्टेज इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पास बाद से लेकर जो हाईएस्ट पॉइंट तक है, ये पूरी सेकेंड स्टेज होती है। यहां पर टीपी अभी भी इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और जब तक वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता, जब ये मैक्सिमम पे होता है तो हमारी एमपी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो ऐसे में ये पूरी स्टेज हमारी सेकेंड स्टेज कहलाती है, और इसी में ही क्या है, एपी भी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज होती है टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग और एमपी इज नेगेटिव। जैसे कि मैंने बताया कि हाईएस्ट के बाद सेकंड स्टेज के बाद टीपी क्या है, ये कम होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद एमपी क्या है, वो नेगेटिव चली जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर थर्ड स्टेज में डिक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब हो गया, नेगेटिव रिटर्न्स मतलब हो गया कि अगर वो वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं उनको कुछ मात्रा को हटा भी दे तो भी वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर है वो नेगेटिव हो जाती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मींस लेबर जो कि वेरिएबल फैक्टर है वो हमारी नेगेटिव हो जाती है। इस वजह से थर्ड स्टेज पे वो उसको माइनस रिटर्न्स मिलने लग जाती है। यानी कि वो यहाँ पे वो चाहे तो अपनी मार्जिनल यहाँ पे कुछ लेबर्स को वो हटा भी सकता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सी स्टेज है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पर प्रोड्यूसर रहना चाहेगा, फर्स्ट स्टेज में या सेकेंड स्टेज में या फिर थर्ड स्टेज में। अगर आप हमको आंसर देते हैं, आपको समझ में आता है तो ठीक है, कोई डाउट से तो पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सोल्यूशन आपको दूंगी। थैंक यू सो मच।